ईयरबड का ना करें इस्तेमाल, हो सकते हैं परेशान। खर्राटे को ना लें हल्के में, है गंभीर बीमारी। नाक गला है जाम तो घर पर करें ये काम। ज्यादा देर ईयरफोन का ना करें इस्तेमाल, हो सकते हैं बीमार। कान में ना डालें किसी तरह का तेल। सुबह की वॉक करें बंद, शाम को ही 2 घंटे टहलें। बच्चे बूढ़े और जवान करें मास्क का इस्तेमाल। बच्चे खास तौर पर पहने सुबह में मास्क। नाक कान गले के सर्जन डॉक्टर शिवांगी मुरारका ने दी बड़ी जानकारी। जेल रोड के पास बना रखा है डॉक्टर शिवांगी मुरारका ने क्लिनिक। बदलते मौसम में आप अपने नाक कान गला का कैसे ख्याल रखें, इसके लिए आई इंडिया इस वक्त मौजूद है सीतापुर की वरिष्ठ चिकित्सक यानी कि ENT सर्जन डॉक्टर शिवांगी मुरारका के पास। उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार जो इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है तो लोग अपने नाक और कान और गले का कैसे ख्याल रखें। हाँ जी, नमस्कार। आजकल बदले मौसम की वजह से सर्दी बहुत बढ़ गई है और मेरे पास अभी भी पेशेंट आ रहे हैं जो सुबह बिना मफलर, बिना टोपा, बिना मास्क के जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारे पास मिल रही है वो है बहुत तेज़ जुकाम के बाद कान का बंद हो जाना, और ये सब सोचते हैं कि कान बंद हो गया है तो अब कान में ईयरबड जैसी चीज़ों का प्रयोग किया जाए, जो हम लोग बिल्कुल मना करते हैं कि इस तरीके की वस्तु को ना डालें, ठीक है। लेकिन सब सोचते हैं कान बंद हो गया तो सबसे पहले लकड़ी से कान साफ़ कर लें, तेल डाल लें, पानी डाल लें। तो हम लोग सबसे पहले सबको ये सलाह देते हैं कि जब जुकाम हो जाए तो भाप लें, ना कि कोई डंडी लकड़ी डाल के कान की सफाई शुरू कर दें। ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, गांव तक में अभी तक है। बच्चों के साथ भी हम लोग को मिल रहा है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो सबके सरसों का तेल डालने का एक नियम बन गया है, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान जी ने कान साफ बनाए थे, उनको क्यों गंदा करना। तो सबको इतने सालों से जागरूकता फैलाते फैलाते भी अभी तक ऐसे रोज़ाना कई सारे पेशेंट मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, जो लोग रोज़ तेल डालते हैं अपने बच्चों के और काला सब अंदर जम जाता है, फिर कहते हैं मैम गंदा हो गया, इसको साफ़ कर दीजिए। जैसे कि आपने बताया कि बड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आखिरकार क्यों बड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बड़े बड़े ब्रांड के जॉनसन से लेकर सभी ब्रांड आते हैं और लोग अब जो इसको एक स्टेटमेंट मानते हैं, सभी लोग घर में भी रखते हैं, जहाँ उनकी खुजली होती है तो बड्स का जरूर यूज़ करते हैं। तो जब आप बड्स का प्रयोग करते हैं ना, तो हमारे पास ये कान का एक मॉडल है, ठीक है। जब आप बड्स का प्रयोग करते हैं तो चीज़ें कान के अंदर चली जाती हैं, बाहर नहीं आती हैं। ये एक प्रकार का धक्का पड़ता है बाहर से, और जब हम बड्स अंदर को जाते हैं तो चीज़ें अंदर जाती हैं। ये इससे हम बाहर कैसे निकालेंगे, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। हमें जैसे कोई चीज़ पर धक्का मारे तो हमसे दूर गई, तो अगर हम कोई चीज़ें गंदी बाहर निकालना चाहते हैं तो ये हम पुश करते हैं। और जो नेचुरल प्रक्रिया ईश्वर ने बना रखी है कि आपके कान की जो खाल है वो बाहर को उगती है और गंदगी अपने आप बाहर को आती है, हम उसको डिस्टर्ब करते हैं। हम इसके द्वारा जब हम इसको डंडी अंदर डालते हैं तो उस प्रक्रिया को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि अब वो गंदगी अंदर को चली जाती है, ना कि बाहर को आती। तो ये वजह किसी बीमारी की बन सकती है, उसका इलाज नहीं। ऊपर से भगवान ने आँख यहाँ बनाई, कान यहाँ बनाया, हमें दिखता भी नहीं है। और हम कई बार इसकी वजह से चोट, हर दिन मेरे पास कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर होता है जिसने बड का, कोई बीमारी नहीं है कान में, बड यूज़ करने के बाद कान से खून निकलते हैं। ये बहुत कॉमन है आजकल, मतलब ये बड तो ऐसा है ही नहीं किसी घर में कि जो ना इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये जब भी इस्तेमाल करेंगे चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अधिकांश देखा जाता है कि जैसे अभी आपने बताया कि गाँव में तो लोग तेल यूज़ कर लेते हैं, या कोई कहता है कि गुनगुना तेल डाल लो कान साफ हो जाएगा, बच्चों को नाक में भी डाल देते हैं, तो वो कहाँ तक सही है। कान में तेल डालने का प्रॉब्लम ये, भारी होता तेल पर्दे पे जाके जमेगा। अगर आप नियंत्रण 6 महीने तक इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो कालिक के रूप में वहाँ जमता चला जाएगा, लेयर के ऊपर लेयर जमती चली जाएगी। और तेल के अंदर क्षमता ये है कि कमरे में या बाहर के वातावरण से गंदगी सोखने का पावर है, तो जब आप उसको सोख लेगा तो वो और काला दिखेगा। रही बात नाक की, नाक के लिए इसलिए मना नहीं करते, सही नहीं है, लेकिन मना इसलिए नहीं करते हो कि नाक में आप जब भी कुछ डालेंगे तो आपके वो गले में चला जाएगा। गले में जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम नाक में से आप कोई भी ड्रॉप डालें तो हर पेशेंट बता रहे हैं कि मैम नाक में ड्रॉप जाके लगती है गले में जाके, तो इसका मतलब तेल भी गले में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 बूंद पेट में सरसों का तेल चला गया तो हम तो सब्जियों में रोज खा ही रहे हैं, लेकिन कान में कोई एग्जिट नहीं है, पीछे पर्दे हैं।
तो वो वहाँ जमता जाता है, उसके अंदर कोई एग्जिट तो है नहीं जब तक पर्दा फटा नहीं है, और फटे पर्दे में तो वो बहुत हानिकारक हो जाता है। तो हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि कान में चीज़ें अवॉइड की जाएँ, ना तो कुछ डालो, ना सोचो कि ये डंडी लकड़ी चिमटी से हम उसको साफ़ ही कर सकते हैं। हम जब भी कुछ डालेंगे छोटा सा जगह है, अंदर ही जाएगा, बाहर तो निकल नहीं सकता, तो मेरे हिसाब से तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और, इस जो समय चल रहा है इसमें ईयरबड्स लोग यूज़ करते हैं, मतलब यानी कि अगर ईयरफोन है, ईयरफोन यूज़ करते हैं, कान पे वो लगाए रहते हैं, कॉल पे रहते हैं, तो वो कितना हानिकारक है? वो बहुत हानिकारक है, एक तो बहुत लेवल से वो हानिकारक है। तेज़ आवाज़, एक ब्लॉकिंग, हम लोग ऑक्लूजन करके एक फिनोमेना हमारे पास होता है, तो हम हर समय से, हम नॉट इन यूज़, जब हम इस्तेमाल में नहीं हैं फिर भी हम उसको कान में लगाए हुए हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि बाहर की आवाज़ उतनी अच्छे से नहीं पहुंच रही है, ब्रेन के पास हर समय ब्लॉक महसूस हो रहा है। वो एक पहली प्रॉब्लम है जो हम लोग नोटिस भी नहीं कर रहे हैं। तेज़ आवाज़ में सुनने के बाद जो इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा है कि हम लोग 3 घंटा 4 घंटा लगातार तेज़ वॉल्यूम में आवाज़ें सुन रहे हैं। तो पहले जैसे मैं आज पहले जांच करते थे हम लोग, तो 60-70 साल के आसपास नसों की कमजोरी पाई जाती थी। ये जनरेशन जब बहुत ज़्यादा टीवी और फ़ोन का तेज़ आवाज़ का इस्तेमाल करेगी तो पावर जल्दी ख़राब हो जाएगी, हियरिंग प्रॉब्लम जल्दी आएगी। तो बाय 40 इयर्स मेरे ख्याल से दे विल हैव प्रॉब्लम्स, आई एम प्रिडिक्टिंग दिस। तो कंट्रोल्ड यूज़ करें, धीमे आवाज़ से सुने, बहुत तेज़ ना सुने, और जब ज़रूरत नहीं है तो उसको वापस रख दें। मेरे हिसाब से तो 2 हैं आपके पास, सबके पास 2 कान में अलग अलग होता है। एक बार इससे सुने, थोड़ी देर बाद इससे सुने, दोनों कान को एक को रेस्ट दें, एंड व्हेन नॉट इन यूज़ उसको वापस बॉक्स में रख दें, उसको हटा दें। ये नहीं कि लगा है दिन भर तो 24 घंटे एक कान में लगा ही हुआ है ना। कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं ईयरफोन? आधी घंटा 1 घंटा कोई नुकसान नहीं है। वॉल्यूम में थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत तेज़ नहीं, धाएं धाएं बज रहा है एकदम कान के पर्दे, और नसों पे इफेक्ट ज़्यादा है, पर्दा नहीं पड़ता उससे। दिमाग को किसी भी काम, किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा काम दे देंगे, किसी भी नस को अगर हम ज़्यादा काम दे देंगे, तो वो समय के साथ उसको उतना आराम नहीं मिलेगा। डाइट पहले ही गड़बड़ है, तो वैसे भी नसों की पौष्टिक चीज़ें हम लोग खा नहीं रहे हैं, तो बस उसी के साथ साथ हमारे पास नसों की कमजोरी शुरू हो जाएगी। तो ये जल्दी आ जाएगी। जो हमारे दादा और नाना के ज़माने में 80 साल में भी लोग सुन रहे हैं, वो शायद ये जनरेशन, एक तो डाइट प्रॉब्लम है कि हमारे पास जंक फूड बहुत बढ़ गया है, और ऊपर से इतना नॉइज़ का प्रॉब्लम है। ये सब, दिस इज़ नॉइज़, दिस इज़ नॉट साउंड। एक लेवल के बाद कान कहता है कि ये शोर है, आवाज़ नहीं है, तो वो शोर से थोड़ा सा बचना ज़रूरी है। शोर से बचना चाहिए। पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है, बच्चे काफ़ी लगातार अब आईपैड पे यूज़ क्या करते हैं, मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, तो उनको भी क्लासेज अटेंड करनी पड़ती हैं, तो वो तो काफ़ी नुकसानदायक है। हम लोग स्पीकर्स के लिए ज़्यादा, आप सराउंड साउंड सुनिए, कान में मत लगाइए। हम लोग, जैसे कोई लोग कहते हैं कि हमारे पास ऐसा काम है, अगर आपके पास स्पेस है, कि ऐसा नहीं कि लाइब्रेरी में बैठे हैं तो उसको लगातार मत सुनो तो वॉल्यूम कम रखो। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लास है तो कुछ ऐसा कर लो कि दूर लगा लो, कि कान के पास बहुत ज़्यादा देर तक ना सुनना पड़े। दूर आप स्पीकर लगा लीजिए छोटे छोटे, कि आपको आवाज़ आए ज़रूर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे सिर्फ कान में बज रही है। अनटिल ऑब्वियसली ऐसे, मतलब भीड़ में बैठे हैं या लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे हैं कि भाई हम 4 लोग नहीं समझ सकते, तो बात और है। बाकी कोशिश करिए कि आवाज़ सिर्फ ऐसे स्पीकर, सराउंड साउंड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बच्चों से, फ़ोन मत देखिए पास से, टीवी देख लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट डिस्टेंस तो है। फ़ोन इंसान बहुत पास से देख रहा है, गौर जा रहा है, बहुत ज़्यादा आँखें कोई प्रॉब्लम हो रही है, साउंड भी बहुत तेज सुन रहा है ना, तो इससे अच्छा आप टीवी ऐसे इधर दूर से सुने आवाज़, वॉल्यूम धीमा रखें। मौसम बदल रहा है तो गले की सबसे बड़ी समस्या आ रही है लोगों में, घरघराहट काफ़ी हो रही है, क्योंकि दिन में गर्म रहती है, रात में ठंडक रहती है, तो इसकी वजह से लोगों के गले में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो आपके पास ऐसे पेशेंट भी आते होंगे, तो क्या इलाज है? आजकल रोजाना यही पेशेंट है। सबसे पहले तो हम लोग बचाव बताते हैं। शाम को 5 से 6 बजे के आसपास जब ठंडी हो ही गई है, तो क्यों नहीं मफलर, टोपा, मास्क पहन के अपने आप को बचाइए। पर सबको पता है कि 6 बजे के बाद अचानक से शाम को ठंड आ जाती है। अभी जब तक ये सुबह और दोपहर का टाइम अंतर रहेगा, तब तक ये बीमारी रहेगी। बाकी घर में भाप लेना, गुनगुना पानी पीना, है ना, प्रॉपर कपड़े अपने साथ, सुबह निकले धूप में निकले थे, शाम को लेट हो गई, आप अपने साथ पैक करके ले जाएं और 6 बजे तुरंत पहन लें, है ना। तो इससे थोड़ा सा, लेकिन कोशिश ना करें कि खकार की चीज़ें निकल जाएंगी, है ना। बहुत ज़्यादा खुद एंटीबायोटिक खाना, कभी 1 दिन खा रहे हैं, कभी 3 दिन खा रहे हैं, ये मत करिए। आप प्रॉपर पहले घर में भाप लेना सीखिए, टोपा मफलर पहनना सीखिए, मौसम के अनुकूल कपड़े पहनना सबसे पहले सीखिए। अभी भी आज ही सुबह 2-3 पेशेंट आए और जो बिल्कुल ही, मतलब कोई भी ना, कोई टोपा था, मफलर था, जैकेट था, स्वेटर था, और फिर कह रहे हैं गला नाक एकदम बंद है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा आप दवाई बाद में लीजिए, पहले कपड़े पर्याप्त पहनिए, घर जाके दिन में 2 बार भाप लीजिए, सादे पानी का भाप लेना भी शुरू कर देंगे तो भी आराम मिलता है। मैम, लोग गरारा की प्रक्रिया होती है वो अपनाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं उसमें नमक भी डाल लेते हैं, वो भी गरारा करते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? नहीं, मेरे हिसाब से गरारा, हम लोग आवाज़ बैठाने का काम ज़्यादा है, गरारे से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। सुबह और रात में रोजाना करना चाहिए, मुंह की सफाई के लिए अच्छा है। बाकी बीमारी में
भाप ज़्यादा फायदा करती है। गर्म पानी, सादे की भाप लेने के पश्चात उसी कमरे में रहिए थोड़ी देर, एकदम से सर्दी गर्मी नहीं होना चाहिए। भाप हमेशा ज़्यादा फायदा करती है गरारे से। से भाप फायदा करेगी। जो मौसम है बदल गया है और सुबह ठंडक काफ़ी रहती है, तो जो वॉक करते हैं लोग, जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो एक जो उम्र दराज लोग हैं उनको क्या सलाह देंगी, वो कैसे बचे इस मौसम में कि गला और उनका नाक चोक ना हो? ये सारे पेशेंट्स ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं और मॉर्निंग वॉक मैंने सबकी बंद करा दी है। अब आई एम टेलिंग एवरीबडी, सबको बोल रही हूँ कि शाम को 4 बजे आप निकल जाओ, 5 तक घर आ जाओ, या दोपहर में भी धूप अच्छी लगती है 3 बजे, 3:30 बजे आफ्टर लंच, आप 2 बजे अगर 2:30 बजे लंच कर रहे हैं, 3 साढ़े 3 तक धीमी गति से चलें, और आप 5 बजे से पहले जब तक वो ठंडी हवा आए दोपहर की धूप खा लें, है ना, खुली हवा में सांस भी ले लें। लेकिन हम लोग सुबह के 5 बजे वाला टहलना इस समय, 5 से 6 बजे वाला टहलना इस समय संभव नहीं है। कोहरा भी हो रहा है, ठंडा बहुत लग जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, और आप उतनी जब ठंडी हवा चेहरे पे लगती है तो तुरंत नाक बंद हो जाती है, छाती जकड़ सकती है। तो इस समय बेहतर यही है दोपहर की धूप खा लो, और 3 से 5 के बीच में अगर आप बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं है, तो आप उस समय वॉकिंग करें, है ना। 3 से 5 जो है वॉक कर सकते हैं बुजुर्ग लोग, सभी जो युवा है वो भी। और अगर ये बता दें मैम कि जैसे किसी को नाक बंद हो गई है या गला में खराश है, तो घर पे वो ऐसे क्या बचाव करे, मान लीजिए अचानक में जिसको घर पे ही राहत मिल जाए? सबसे पहले मैंने जैसे बोला, भाप लें, गर्म पानी पीना शुरू करें। गर्म पानी में चाहें तो थोड़ा शहद, अगर आपको शुगर नहीं तो वो भी मिला सकते हैं। खकार के या छिनक के नाक साफ ना करें, सबसे फ़ायदेमंद भाप है। सबसे पहले आप दिन में 2 बार भाप लें। और टोपा, मफलर, मास्क, कोरोना वाले मास्क सबके पास कॉटन कपड़े के पड़े हुए हैं। आप सबसे पहले सुबह बच्चों के भी स्कूल जा रहे हैं तो आप स्कार्फ है, मफलर्स है, इनका यूज़ करें। मास्क लगा लें नाक में, तो उतनी तेज़ी से चेहरे में हवा नहीं लगेगी, तो वो ज़्यादा कोहरे से। तो सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे जब तक छुट्टी नहीं हो रही है, सब परेशान हो। आजकल बच्चों की ही भीड़, जैसे मैंने आपको बताया था, जुकाम था तेज, कान में भयानक दर्द। अधिकतर हमारे यहाँ बच्चे स्कूल से दर्द की वजह से बीच ही में वहाँ पे स्कूल वाले भेज रहे हैं कि आप ले जाइए, इतना दर्द है। तो ये मेरे पास बहुत कॉमन है, डेली के कोई ना कोई बच्चे ज़रूर आते हैं जिनकी नाक बंद हो गई है, जुकाम था, आज भयानक सुबह ठंडी हवा लगी और कान भी दर्द शुरू हो गया। तो ये भी पेशेंट बहुत ज़्यादा, इससे बचाव सबसे पहले करना जरूरी है। मैम, गले से जुड़ी एक और सवाल जानेंगे, खर्राटे, जैसा कि खर्राटे लोग उसको अमूमन सोचते हैं कि ये नॉर्मल खर्राटे हैं, लेकिन खर्राटे कितने खतरनाक हो सकते हैं इस वक्त? बहुत खराटे पूरे साल खतरनाक हो सकते हैं, सर्दी कोई ज़रूरी नहीं है। खराटे एक ऐसी बीमारी है जो खराटे के साथ सबसे कॉमन चीज़ है, लेकिन कोई कभी दिखाने नहीं आना चाहता है। मेरे पास कोई नहीं आता है कि मैम मुझे खराटे हैं, मेरे को इलाज चाहिए, उनको लगता है ये बीमारी है नहीं। तो पहले तो जागरूकता ये फैलानी पड़ेगी कि बीमारी है। खर्राटा एक बीमारी है मैम? खराटे एक बीमारी है। खराटा आता ही तभी है क्योंकि आपके गले में जगह कम हो गई है, आपके दिमाग तक बिल्कुल भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँचेगी, गला फोर्स कर रहा है, वो आवाज़ जो गड़गड़ की तेज़ी से निकल रही है, जिस कमरे में आप सो रहे हैं उसके बगल के कमरे तक जा रही है, तो हमारे पास वो एक प्रॉब्लम है। उस ड्यूरेशन में आपके पास ऑक्सीजन की सैचुरेशन फॉल होती है। स्लीप स्टडी जैसी चीज़ें हैं जो आप लोग की लैंग्वेज में पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं, वो सब हम लोग करा रहे हैं, ये देखने के लिए कि ग्रेडिंग क्या है। अब खराटा इन जनरल एक बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन हमारे पास खराटे की ग्रेडिंग आती है जो स्लीप स्टडी द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं। छोटी ग्रेड्स वाले का आसान कभी कभी इलाज हो जाता है, अगर आगे ग्रेड्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले जागरूकता तो रखिए कि ये एक बीमारी है। मेरे पास बहुत कम, सबसे कम पेशेंट प्रेजेंट होने वाला, बाय द वे अगर मैं हिस्ट्री लूँ या किसी का गला देखूँ या नाक देखूँ, उसको बोलूँ कि क्या खराटे आते, तो कह रहे हैं हाँ मैम 10 साल से आते हैं। मैं कभी किसी को दिखाया, मैं ये क्यों दिखाना, ये कोई बीमारी कहाँ है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इससे दिमाग में जब ऑक्सीजन कई सालों तक कम पहुँचेगी तो जल्दी चेंजेस एट्रोफी के आते हैं, और ये प्रिवेंटेबल है, इसका इलाज है। लेकिन पहले आदमी बीमारी तो समझे उसको, तब तो हम उसका इलाज बताएं। किसी को आए तो कि हाँ मैम खराटे इसका कुछ करना है क्या, तो मतलब वो जब इसको यही नहीं पता कि खराटे एक बीमारी है तो आप आते ही नहीं, आप बस खराटे ले रहे हैं। खराटे का इलाज है मैम? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कोई भी बीमारी आई, पहले हमने उसको लोकल एग्जामिनेशन किया, उससे हिस्ट्री पूछी, फिर एक स्लीप स्टडी जिसका नाम पॉलीसोम्नोग्राफी है उसको किया जाता है, और उसके बाद उसमें ग्रेडिंग आती है। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेडिंग आप किस ग्रेड में फॉल करते हैं, कौन सी जगह है जहाँ पे आपकी सांस रुक रही है, क्या वजह है, ये कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद आपको पता लगता है कि कहाँ पे ग्रेडिंग है, क्या सिस्टम है, अकॉर्डिंगली आपका इलाज बता दिया जाता है। मैम जैसे ये तो रही खराटे की बात, क्योंकि खराटा सभी लोग लेते हैं लेकिन उसे हल्के में ले लेते हैं, वो समझते हैं कि ये एक नॉर्मल डिजीज़ है और ये सभी को होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। खर्राटा भी एक बीमारी है, एक बड़ी बीमारी है जो आपको ऑक्सीजन में जो है लेने में दिक्कत करती है। मैम क्या इस खर्राटे से और भी बीमारियां पनपती हैं?
हाँ बिल्कुल, आप कहीं की भी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दीजिए। जब से कोरोना काल आया तब से हमने जागरूकता जगी, सैचुरेशन का नाम लोगों ने जाना कि भैया ऑक्सीजन देखी जाती है, पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन नापा जाता है। तो तब से हमको पता लगा कि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था। कोविड के पहले कितने लोग पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जानते थे? कोई नहीं जानता था। तो कम से कम तब से अवेयरनेस बढ़ी है ना। तो हम लोग को खराटे पे ध्यान देना है, और ये ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम होती जाएगी तो धीरे धीरे करके सारी बॉडी की, भाई जल्दी वीक हो जाएगा कोई भी इंसान। मैं आपको लिमिटेड ऑक्सीजन दूं, पूरा जो सैचुरेशन है, पूरा जो 95-96 मिनिमम होना चाहिए वो नहीं है ना। तो आपके धीरे धीरे ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से ब्रेन जल्दी डिके कर सकता है। ये लॉन्ग टर्म है, ये सडन नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आज मुझे खराटा है कल मुझे कोई बीमारी आ गई, नहीं। ये 10 साल 20 साल 15 साल जब कंटिन्यूसली आपके खराटे आएंगे, ये कंटिन्यूस आते हैं, आने के बाद तो जाते नहीं हैं, क्योंकि हम तो वैसे भी उसको बीमारी समझते नहीं है। तो ना हम इलाज कराते हैं, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं कि अच्छा ये बीमारी है क्या, नहीं। तो वो अगर हम पहले पकड़ लें तो अपग्रेडिंग कम है, हम पहले उसका कुछ इलाज कर लें तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बस इतनी सी बात है कि कम से कम उसको क्या ग्रेडिंग है। मतलब घर वाले भी कई बार, मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट भी हैं जिनके घर वाले आते हैं, कहते कि नहीं हमारे घर पे वो कहते ही नहीं आने के लिए, आप ही कुछ बता दो हम घर में ही करने लगे। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप चुपचाप उनको ले जाके स्लीप स्टडी करा के मुझे, अगर वो मेरे पास आना ही नहीं चाहते, कहते मेरे पास बीमारी नहीं, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, तो आप कम से कम ये स्लीप स्टडी करा के मुझे दिखा दो रिपोर्ट, अकॉर्डिंगली कुछ तो पता लगेगा। तो ये नॉर्मल स्टडी है। रात में आपको भर्ती करते हैं 8 से 8 के बीच में, कुछ आपके पर ऊपर यंत्र से कनेक्ट कर देते हैं और आपको अगले दिन वैल्यू मिल जाती है। तो जहाँ ग्रेडिंग आ गई, हमारे पास कुछ आइडिया होगा कि इस पेशेंट को इलाज का क्या, मतलब हाँ क्या क्या करना है, उसके आगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। मैनेजमेंट तो तभी कर पाएंगे जब हम ग्रेडिंग समझ सकते हैं। अच्छा मैम, खर्राटे क्या हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकता है? क्योंकि रात में अमूमन देखा जाता है कि रात में भी सो रहा है, हार्ट पर फेल होता है, सुबह जानकारी मिलती है। तो क्या खर्राटे हार्ट अटैक की एक सिम्टम्स है? वन ऑफ द कॉजेज, एक कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं साइलेंट हार्ट अटैक्स के, लेकिन वो बहुत बड़ा, मतलब आजकल बीपी वाला मरीज बीपी नहीं नाप रहा है, शुगर वाला मरीज शुगर नहीं नाप रहा है, वो कह रहा है ज़रूरत क्या है, महीने में 1 दिन नापेंगे, है ना। जबकि ऐसा नहीं, हम लोग कहते हैं कम से कम सर्दियों में तो बीपी नापो, नाक से खून गिरता है, इस समय बीपी बढ़ता है। मतलब हर पेशेंट को बताना पड़ रहा है और सबको चार्ट बनाना सिखाते हैं कि भाई सुबह 1 बार नाप लो, दिन में 2 बार नापो, 3 बार नापो। ये थोड़े नहीं कि जब मन हुआ तब नापा। तो वो एक कारण, वन ऑफ द कॉजेज तो हो सकता है, मेन कारण तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन वन ऑफ द कॉजेज हो सकता है कि आपको उसका भी ध्यान रखना है। ये एक कॉम्प्लिकेशन आगे चल के आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें, पानी नहीं पीते आजकल, सबसे कॉमन सर्दियों का प्रॉब्लम क्या है, पानी नहीं पीते। जितने लोग आ रहे हैं मैं सबसे पहले पूछती हूँ पानी दिन में कितना, कोई 1 गिलास, कोई 2 गिलास, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1 लीटर, है ना। वो सबसे बड़ा कारण है, पानी नहीं मिल रहा है, जबकि हमारा शरीर तो चल रहा है ना। ऐसा थोड़ा नहीं है कि सर्दियों में पानी की आवश्यकता ही खत्म हो गई। हाँ, थोड़ी पसीना कम निकल रहा है तो आप थोड़ा आधा लीटर कम पी लीजिए, लेकिन फिर भी 2 लीटर कम से कम पानी एक दिन में 24 घंटा में तो पीजिए ना। 24 घंटे में कितना पानी पीना चाहिए? मिनिमम 2 लीटर्स to 3 लीटर्स पानी पूरे साल पीना चाहिए। हम लोग क्या मैक्सिमम 1 महीना ऐसी सर्दी होती है जब बहुत ठंड होता है, बाकी तो 11 महीना तो हम लोग को ज़्यादा। गर्मियों में तो मैं 4 से 5 लीटर कम से कम कहती हूँ कि जितना पी पाओ उतना पियो। हाँ, खाने के साथ उतना नहीं पीना चाहिए। यहाँ पे एक कल्चर है कि खाना अगर 1 रोटी खाएंगे तो 2 गिलास पानी ज़रूर पिएंगे, वो थोड़ा सा मना है, खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। बाकी कम से कम ये है कि सुबह जब सो के उठें तो आधा लीटर पानी तो बैठ के गुनगुना करके पूरे साल पियो भाई, पेट साफ हो जाएगा, पानी की पूर्ति होगी। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हमारे पास बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ये सबसे निजात तो सिर्फ पानी से ही हो जाता है। कुछ शुरुआत तो कर सकते हैं हम लोग। तो क्या सलाह देंगे लोगों को कि वो अपने घर पे अगर इस मौसम में सबसे पहले क्या करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें? सबसे पहले तो अगर आपको जुकाम हो रहा है और आपका कान बंद हो रहा है, तो मेरे पास आखिरी दिन नहीं आए जिस दिन कान से खून निकलने लग जाए, वो स्टेज थोड़ी दिक्कत वाली हो जाती है, पेशेंट को समझाना बहुत पड़ता है। पहले तो जुकाम से बचें, ठंडी हवा से बचें। अब सबको पता दिसंबर आ गई है, तो यू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर कि बाहर कितना ठंड है, अकॉर्डिंगली टोपा मफलर सब पहने। और जुकाम हो रहा है तो भाप लेना शुरू करें घर में कम से कम, है ना। अगर इनकेस कान बंद हो रहा है तो पहले दिन दिखा लें, तो इलाज जल्दी संभव है। अब वो चल रहा है, जैसे आ रहे हैं पेशेंट कह रहे हैं 10 दिन से कान बंद है, फिर अब कान से कल से खून निकल रहा है मैडम देख लीजिए, तो हम 10 दिन वाले से बीच में अगर हम मिल लिए होते तो इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों आता। तो अगर हम कान बंद हो रहा है, इसके साथ चक्कर भी आता है, जब ठंडी हवा आपके सर में लगेगी तो कान बंद होगा, उसके साथ चक्कर भी आ रहा है, चक्कर का भी समय आ गया है ना। तो ये सब चीज़ से, जैसे सर में कुछ ठंडी हवा लग जाए, नहा के तुरंत लोग बाहर निकल रहे हैं, सुबह सर में एकदम ठंडी हवा लगे तो कान बंद भी हो सकता है।
कान का ही काम बैलेंसिंग भी है, तो चक्कर भी आ सकता है। तो ये जब से कुछ प्रॉब्लम्स हो तो बेटर है कि पहले दिखाओ, हफ्ता 10 दिन इंतज़ार नहीं करो, वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा ही, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। फिर आप अपने घर में तो इलाज नहीं कर सकते कि 1 गोली 2 गोली खा के कान खुल जाएगा। उसको एक प्रॉपर, मतलब मुझे भी 10 मिनट समझाने में लगता है कि भाई घर में ऐसा क्या करेंगे जो कॉम्प्लिकेशन है जिससे बाहर निकलेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ ENT सर्जन डॉक्टर शिवांगी मुरारका, जिन्होंने साफ बताया कि इस बदलते मौसम में अपने नाक कान गले का कैसे ख्याल रखें, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो सभी लोग पहले तो जो अपने नाक और कान और गला, यानी कि अगर कैप पहने, मफलर पहने, स्वेटर पहने, सभी लोग सेहत का ख्याल रखें। और अनायास जो है आप कहीं बाहर ना जाएं या कहीं खुले में ऐसे मौसम में ना जाए जिससे आपको नुकसान हो, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं तो नाक और कान और गला तीनों चीज़ इस मौसम में बंद भी हो रहा है। तो घर पे कोई उपचार ना करें, सीधे जैसे भी कुछ हो तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लें, वो इलाज करेंगे, क्योंकि इलाज अब अगर आपको मिल जाएगा तो बेहतर रहेगा, आगे परेशानी नहीं होगी। फिलहाल एक और बात बताइए, खराटे सबसे बड़ी चीज़ है। खराटे कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, खराटे भी एक बीमारी है और इसका एक इलाज है। अगर आपको किसी भी परिवार में खराटे आ रहे हो तो सीधे आप अपने डॉक्टर से सलाह करें, उसका भी इलाज होगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।